जीपीसीआर। जीपीसीआर पढ़ने वाले हैं आज अपन ना। और इस जीपीसीआर का आपको यहीं पे याद करना है। समझ आ गया क्या? 70% जो सिग्नलिंग चलती है ना, वो किसकी चलती है? आपकी जीपीसीआर की चलती है। और जीपीसीआर आपको जीपीसीआर की जो सिग्नलिंग है ना, वो पूरी यहीं पे याद करनी है। समझा गया क्या? यहीं पे समझ के जाना है। एक बार समझ लोगे अच्छे तरीके से तो समझ में आ जाएगी। तो अच्छे तरीके से फोकस करना है कि किस प्रकार से जीपीसीआर चलती है। बार बार वही चीजें आने वाली हैं। अब देखो कल अपन ने क्या पढ़ा था, पहले कल वाला रिवाइज करते हैं। अपन ने ये 3 कंपोनेंट देखे थे, एक तो सिग्नल मॉलिक्यूल, दूसरा है रिसेप्टर और तीसरा क्या है? रेस्पॉन्स। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, जो लाइगेंड है, ये किसी टारगेट सेल के पास में जाएगा और टारगेट सेल के पास में जाकर क्या होने वाला है? बाइंड होने वाला है। उसी की वजह से तो क्या आएगा? रेस्पॉन्स आने वाला है सेल के अंदर। तो ये जो लाइगेंड है कहां पर जाकर बाइंड होगा? टारगेट सेल पर। तो टारगेट सेल पर इसके क्या मिलने वाले हैं? रिसेप्टर मिलने वाले हैं। अब रिसेप्टर आपके कैसे हो सकते हैं? या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिल सकते हैं आपको, या फिर आपको साइटोसोल के अंदर, या फिर आपको न्यूक्लियस के अंदर भी क्या मिलने वाले हैं? रिसेप्टर मिलने वाले हैं। अब डिपेंड किस पे करता है? लाइगेंड कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है। यदि पोलर होगा तो उसके रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मिलेंगे। और यदि आपका लाइगेंड कैसा है? नॉन पोलर है, तो कहाँ पे मिलेंगे? या तो साइटोसोल के अंदर मिलेंगे या फिर न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले हैं। समझ में आ गई क्या बात? इसके बाद में अपन ने पोलर मॉलिक्यूल्स के क्या पढ़े थे? एग्जाम्पल पढ़े थे ना। उसमें अपन ने पढ़ा था ग्लाइसिन और गाबा के बारे में। कैसे होते हैं ये? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं? किसको ओपन करते हैं? ये क्लोराइड आयन चैनल को। फिर अपन ने पढ़े थे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। वो क्या काम करते हैं? लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में कुछ अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव पढ़े थे अपन ने। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्टामाइन, है ना। कहां से बनेगा ये? हिस्टिडीन से। सीरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से। और डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, ये कहां से बनेंगे? ये टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन से बनने वाले हैं। उसके बाद में कुछ पेप्टाइड्स अपन ने देखे थे। और क्या देखे थे अपन ने? कुछ साइटोकाइंस भी देखे थे ना अपन ने। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? नॉन पोलर सिग्नल के बारे में। तो नॉन पोलर सिग्नल में क्या बताया था मैंने? स्टेरॉइड हार्मोन बताया था ना। और एक्सेप्शन क्या बताया था इसके अंदर? आइकोसेनोइड। जबकि पोलर का क्या बताया था मैंने आपको? रेटिनोइक एसिड और थायराइड हार्मोन बताया था ना। इसके बाद में अपन ने सिग्नलिंग पढ़ी थी। सिग्नलिंग के टाइप पढ़े थे 4। उसके अंदर पहली वाली सिग्नलिंग कौन सी थी? जक्स्टाक्राइन। एग्जाम्पल कौन से थे? नोच डेल्टा वाला, एक फास्ट डेथ वाला, इसके बाद में लेग 2 और लिन 12 वाला। एक अपन ने पढ़ा था APX1 और GLP1। जक्स्टाक्राइन में क्या होता है? लाइगेंड सिंथेसिस होता है और मेम्ब्रेन के ऊपर ही बाउंड रहता है। उसी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगा? बाउंड रहेगा। यदि लाइगेंड के कांटेक्ट में क्या आता है? रिसेप्टर आता है, तो ही क्या होगा? सेल के अंदर क्या आएगा? रेस्पॉन्स क्रिएट होगा। समझ आ गई के बाद? दूसरे अपन ने कौन सी पढ़ी थी? ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या पढ़ा था अपन ने? कि सेल क्या करती है? सिग्नल को क्या करती है? सिंथेसिस करेगी, उसके बाद में रिलीज करती है। और उसी सेल के पास में उसके क्या होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अपन ने 3 देखे थे। एक तो टी सेल का एक्टिवेशन, एक कैंसर सेल, और एक कौन सा देखा था? बैक्टीरियल क्वेरम सेंसिंग। 3 देखे थे ना अपन ने। तीसरी अपन ने सिग्नलिंग कौन सी पढ़ी थी? पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है? कुछ सराउंडिंग में सेल होती है ना, जो सिग्नल को क्या करती है? रिसीव करने का काम करती है। एग्जाम्पल, एक तो विंट वाला पढ़ा था अपन ने, और एक हैजहोग वाला। उसके अलावा एक और पढ़ी थी अपन ने, न्यूरॉन सिग्नलिंग। उसके अलावा कुछ मैंने ग्रोथ फैक्टर भी बताए थे आपको, जैसे कि EGF, FGF,
NEF, PDGF, इस प्रकार के। इसमें जो ये लोकल सिग्नलिंग होती है, कैसे होती है? लोकल सिग्नलिंग। इसके अंदर आपको जो लाइगेंड चाहिए या जो सिग्नल चाहिए उसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ना। सिग्नल की कंसंट्रेशन कैसी होती है इसके अंदर? कम होती है। इसका मतलब ये कैसा होता है? सिग्नल अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। जल्दी से क्या हो जाता है? ये डिग्रेड हो जाता है। समझ में आ गई क्या बात? लास्ट वाली कौन सी पढ़ी थी अपन ने? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है सिग्नल की वो कैसी होती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको सर्कुलेशन के द्वारा दूर जाना पड़ता है ना। दूर जाकर क्या करता है? वो एक्शन करता है ना, फंक्शन करता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? और कैसा होता है सिग्नल? स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल। इसके बाद में अपन आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? GPCR के बारे में। किसके बारे में? ये GPCR। GPCR का मतलब क्या होता है? जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुनना है सिर्फ आपको ना। GPCR का मतलब क्या होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देखो नाम में क्या लिखा हुआ है? ऐसा कोई रिसेप्टर है जो जी प्रोटीन के साथ में क्या है? कपल्ड है, जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई रिसेप्टर मिलेगा आपको जो किसके साथ में कपल्ड होगा? जी प्रोटीन के साथ में। उसी का नाम क्या है? GPCR रिसेप्टर। अब ये जो GPCR रिसेप्टर होता है वो कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए होगा? मतलब ये रिसेप्टर आपको कहां पे मिलेगा? मेम्ब्रेन के ऊपर। कहां पे मिलेगा? क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कहां पर जाकर बाइंड करते हैं? मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर के पास में जाकर बाइंड करेंगे। तो ये वाली लाइन समझ में आ गई क्या आपको? रिसेप्टर फॉर पोलर सिग्नल मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो GPCR रिसेप्टर होता है वो कौन से मॉलिक्यूल के लिए होता है? पोलर मॉलिक्यूल के लिए होता है। समझ आ गई क्या बात? दूसरी बात, ये जो रिसेप्टर होता है ये इस प्रकार का रिसेप्टर होता है GPCR का आपका। एक बार में समझ में आ जाएगा तो आगे वाली जितनी भी सिग्नलिंग है GPCR की सेम चलने वाली है। समझ आ गई ना? 70% सिग्नलिंग सेम चलने वाली है। ये आपका रिसेप्टर है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस कर रहा है ये? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। कितनी बार? 7 बार। तो जो GPCR रिसेप्टर होता है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितनी बार करेगा? स्पैन 7 बार क्रॉस करेगा या 7 बार स्पैनिंग करने वाला है। दिख रहा है क्या डायग्राम आपको? इस प्रकार से कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और इसको ये GPCR कितनी बार करेगा क्रॉस? 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ आ गया क्या? इस प्रकार से रिसेप्टर होता है आपका। ये रिसेप्टर कौन सा होता है? GPCR। और ये जो आपको दिख रहा है यहां पर आकर कौन बाइंड होता है आपका? लाइगेंड। कौन आता है? लाइगेंड। तो ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? लाइगेंड बाइंडिंग साइट। और यदि यहां पर इस प्रकार से नहीं बना हुआ हो, ऐसे बना हुआ हो रिसेप्टर, दिख रहा है क्या? इस प्रकार से रिसेप्टर बना हुआ हो तो इस प्रकार से लाइगेंड आकर क्या होता है? बाइंड होगा। समझ में आ गई क्या बात आपको? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से भी हो सकता है ये रिसेप्टर और ये इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये सरपेंटाइन रिसेप्टर होता है। कैसा होता है ये? सरपेंटाइन का मतलब होता है 7 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है? ये क्रॉस करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सरपेंटाइन रिसेप्टर। इसको मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आ गई क्या बात? रिसेप्टर दिख गया? कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 7 बार। इसलिए इसका नाम क्या है? सरपेंटाइन रिसेप्टर। या फिर दूसरा नाम क्या है? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? इसके अंदर आपको लूप दिख रहे हैं। ये वाला लूप दिख रहा है क्या आपको? ये वाला, ये वाला। 3 लूप तो है बाहर और 3 लूप कहाँ है? अंदर। ये ऊपर वाली साइड कौन सी है? एक्स्ट्रा सेलर। और ये वाली साइड कौन सी है? सेल के अंदर वाली साइड है ना। तो 3 लूप तो आपको कहां पे मिलेंगे? अंदर। और 3 लूप कहां पे मिलते हैं? बाहर। फर्स्ट वाले लूप को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लूप। बाहर का है ना ये, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल लूप फर्स्ट। ये वाला एक्सटर्नल लूप सेकंड और ये वाला एक्सटर्नल लूप थर्ड। ये इंटरनल लूप फर्स्ट, ये इंटरनल लूप सेकंड और ये इंटरनल लूप थर्ड। तो 3 लूप तो इसके बाहर मिलते हैं
और 3 लूप कहाँ पे मिलते हैं? अंदर। ये ऊपर वाली साइड कौन सी है? एक्स्ट्रा सेलुलर। ये अंदर वाली कौन सी है? इंट्रा सेलुलर। ये रिसेप्टर कौन सा है? GPCR। नाम क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये तो है रिसेप्टर। अब कपल्ड क्या करना है अपन को? कपल्ड क्या करना है? क्या जुड़ी होती है? जी प्रोटीन जुड़ी होती है ना, तो ये है जी प्रोटीन। तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। क्या होता है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? देखो आपको, एक तो जी अल्फा सब यूनिट मिलती है, एक जी बीटा और एक जी गामा। समझ आ गया क्या? जी का मतलब यहाँ पे ग्वानिन होता है। क्या होता है? ग्वानिन। तो ये जी प्रोटीन है जो किसके साथ में जुड़ी हुई है? इस रिसेप्टर के साथ में, इसलिए इसका नाम होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। समझ में आ गई क्या बात? ये जी प्रोटीन है। कैसी होती है ये बताओ? कैसे दिख रही है आपको? 1 2 3 कितनी सब यूनिट की मिलकर बनी हुई है? कैसी होती है ये? हेटेरोट्राइमर। कैसी है ये? हेटेरोट्राइमर होती है। समझ में आ गई क्या बात? ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। और इस जी अल्फा के साथ हमेशा ही क्या जुड़ा होता है? जीडीपी। ये आपको याद रखना है, जीटीपी नहीं है, ये क्या है? जीडीपी। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? जी अल्फा के साथ में। अब जो ये जी अल्फा है इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? जीडीपी जुड़ा हुआ है। अब एक बात और याद रखनी है, देखो मैंने जी अल्फा को इस मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड कर रखा है, कर रखा है ना। और किसको कर रखा है? गामा को। बीटा को कर रखा है क्या? इसका मतलब जी अल्फा और जी गामा ये दोनों क्या होते हैं? मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड होते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जबकि ये बीटा होता है वो इन दोनों के कांटेक्ट में होता है। बात समझ में आ गई क्या बात? यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना। ये क्या है पूरी की पूरी? ये जी प्रोटीन है। क्या है ये? जी प्रोटीन। और ये क्या है? रिसेप्टर है। क्या है ये? रिसेप्टर। ये आपकी ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है ना। अब देखो ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है। समझ में आ गई क्या बात? इस जी अल्फा के पास में कौन सी एक्टिविटी मिलती है आपको? जीटीपेज एक्टिविटी। ये आपको याद रखना है, बार बार आएगा आगे जाकर। तो जी अल्फा के पास में आपको क्या मिलने वाली है? इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी। और जीटीपेज एक्टिविटी आप जानते हो, मोलिकुलर वाली में पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से। क्या होती है? ये जीटीपी को जीडीपी के अंदर चेंज करती है। एग्जामिनर यहाँ पर एडीपी लिख के दे सकता है आपको ना, एटीपी एडीपी, तो एडीपी एटीपी नहीं आएगा, क्या आएगा? जीडीपी, है ना। इन चीजों को याद रखना है आपको। और इस जी अल्फा के पास में इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से जीटीपी को किस में चेंज करेगा? जीडीपी में। अब इधर आओ, अभी आपको कौन सा वाला लूप दिख रहा है? थर्ड वाला। इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल। जो इंटरनल लूप थर्ड होता है उसके पास में भी एक एक्टिविटी मिलती है जिसका नाम क्या होता है? गैफ एक्टिविटी। समझा गई क्या बात? गैफ एक्टिविटी के द्वारा ये क्या कर सकता है? ये जीडीपी को जीटीपी में चेंज करेगा। क्या करेगा? जीडीपी को जीटीपी में। तो दो बातें आपको याद रखनी है। रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के पास में जो इंटरनल लूप थर्ड होता है उसके पास में एक एक्टिविटी मिलती है जिसका कि नाम है जीईएफ। ये याद हो जाएगा क्योंकि 20 बार सिग्नलिंग में पढ़ोगे आप। ये जीईएफ एक्टिविटी है इसके पास में, और इस जीईएफ एक्टिविटी के द्वारा ये जीडीपी को जीटीपी में चेंज करता है। और जी अल्फा के पास में क्या है? इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी है जिसके द्वारा ये जीटीपी को जीडीपी में चेंज करता है। तो ये तो करेगा जीडीपी को जीटीपी में और ये करेगा जीटीपी को जीडीपी में। समझ में आ गई क्या बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? मेरे को बताओ। अब वापस आते हैं पीछे। ये वाली बात समझ में आ गई? लाइन आपको समझ में आ गई? दूसरी देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन? सर्पेंटाइन रिसेप्टर या फिर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? कितने मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं ना। 7 बार क्या करता है? ये मेम्ब्रेन को स्पेन करने वाला है। एन टर्मिनस कहां पे होता है? बाहर की तरफ। और सी टर्मिनस कहां पे होता है? अंदर की तरफ। देखो ये रहा, ये तो है इसका एन टर्मिनस, किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। और ये वाला इसका सी टर्मिनस, ये कहां पे है? अंदर की तरफ। समझ आ गया? तो एन टर्मिनस बाहर की तरफ होता है और सी टर्मिनस अंदर की तरफ। या मैं ऐसे बोल दूं कि एन टर्मिनल किधर होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, और सी टर्मिनल किधर होता है? इंट्रा सेलुलर साइड में। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? अब चलते हैं आगे। और देखो यहां पर ये क्या है? लाइगेंड बाइंडिंग साइट। मतलब यहां पर आकर कौन बाइंड होने वाला है? लाइगेंड। ये नॉर्मल कंडीशन, अभी क्या है? नॉर्मल कंडीशन। जब लाइगेंड आकर बाइंड
नहीं किया है। इसका मतलब ये सभी इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। अभी ये सभी क्या होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में। यहाँ पर अपन कुछ ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन भी कर सकते हैं, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होगा ग्लाइकोसाइलेशन। इसके बाद में ये जो आप जी प्रोटीन देख रहे हो, जी प्रोटीन अभी देखे आपने क्या होती है? देख ली ना जी प्रोटीन। जी प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक तो स्मॉल और एक लार्ज। एक तो स्मॉल जी प्रोटीन होती है और एक लार्ज जी प्रोटीन होती है। जो स्मॉल जी प्रोटीन होती है वो एक सिंगल सब यूनिट की मिलकर बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिंगल सब यूनिट की मिलकर बनी होती है। इसका मतलब ये कैसी होती है? मोनोमेरिक। कैसी होगी? मोनोमेरिक। जो स्मॉल जी प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? मोनोमेरिक, क्योंकि वो सिंगल सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। जबकि जो लार्ज जी प्रोटीन होती है वो एक से ज्यादा सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। और ये कैसी होती है? हेटेरोडाइमर होती है। जैसे आपने अभी देखा जस्ट ही ये वाली स्ट्रक्चर जी प्रोटीन के देखे ना, तो ये कैसी है बताओ? हेटेरोट्राइमर है। कैसी है ये? हेटेरोट्राइमर। दो या दो से ज्यादा मिलकर बनी होती है सब यूनिट से, इसलिए इसका नाम क्या है? हेटेरोट्राइमर। अब इसके भी अलग अलग आइसोफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? आइसोफॉर्म। आइसोफॉर्म जानते हो ना आप? जैसे कि जी अल्फा प्रोटीन कितने टाइप की मिल सकती है आपको? 21 टाइप की है ना। 21 जी अल्फा प्रोटीन मिल सकती है आपको। कितने आइसोफॉर्म मिल सकते हैं? बीटा के कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। और गामा के कितने मिलेंगे? 12। अब याद कैसे करोगे? अल्फा के तो कितने मिलते हैं? 21। इसका उल्टा करके देखो, देखो इधर 2 को इधर कर दो, 1 को इधर कर दो, तो कितने मिलेंगे? ये किसके मिलेंगे? गामा के। तो 21 तो मिलते हैं आपको जी अल्फा के, 8 मिलते हैं आपको किसके? बीटा के, और 12 किसके मिलते हैं? गामा के। ये आइसोफॉर्म है किसके? जी प्रोटीन के। समझा गया क्या? और ये क्या है? ये लार्ज जी प्रोटीन है जो एक से ज्यादा सब यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। समझा गया क्या? स्मॉल जी प्रोटीन कितनी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है? एक सिंगल सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, मतलब मोनोमेरिक होती है। कैसी होती है? मोनोमेरिक। ये जो आपको नाम दिखाए गए हैं ये नाम सिग्नलिंग के अंदर आने वाले हैं। समझ में आ गया क्या? ये सभी सिग्नलिंग के अंदर नाम आएंगे आगे जाकर, तो घबराना नहीं है। पहला कौन सा है? रेन। कौन सा है? रेन। जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का। समझ आ गया क्या? तो वहां पर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको ये वाली प्रोटीन बताई जाएगी। समझ आ गया? तो ये रेन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? रेन प्रोटीन। ये कहां पे काम करती है? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में। न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीजें आ रही हैं जा रही हैं तो वहां पर कौन सी प्रोटीन काम करती है? और यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी आया था, आपकी बार भी आया, और उससे पिछली बार भी आया था। कहां से क्वेश्चन आएगा? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट से। समझ आ गया क्या? वहां पर कौन सी प्रोटीन काम करती है? रेन। अब वो जीटीपी अंदर होती है या बाहर होती है वो वहां पे बताया जाएगा आपको। समझ आ गया क्या? हाँ। अब ये रेन कहां पे काम करती है? अभी तो आपको इतना ध्यान रखना, कहां पे काम करती है? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के अंदर। दूसरी प्रोटीन कौन सी है? रेब। वैसाइकल फ्यूजन के अंदर काम करती है। कहां पर? यदि वैसाइकल का आपको क्या करवाना है? फ्यूजन करना है, तो कहां पे कौन सी काम में आती है? वहां पर रेब प्रोटीन। समझ में आ गई क्या बात? ये प्रोटीन टारगेटिंग के अंदर पढ़ोगे आप। समझ में आ गई ना? वहां पर पढ़ने वाले हो। अगली प्रोटीन कौन सी है? ARF या SAR1। कहां पे काम करती है? वैसाइकल के फॉर्मेशन में। देखो वैसाइकल के फ्यूजन में तो कौन काम करती है? रेब। और वैसाइकल के फॉर्मेशन में कौन काम करती है? SAR1। समझ में आ गई क्या? ये प्रोटीन बार बार आने वाली है आगे। अगली कौन सी है? रो प्रोटीन। कौन सी है? रो प्रोटीन। ये रो प्रोटीन कहां पे आती है? साइक्लोस्केटल के रीअरेंजमेंट के अंदर काम में आती है। तो ये मिली जुली प्रोटीन ऐसे मानो आप। रेन कहां पे आएगी काम? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के अंदर। रेन, रेब, रो। रेन कहां पे करती है? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के अंदर। रेब कहां पे करती है? वैसाइकल के फ्यूजन के अंदर। और रो कहां पे करती है? साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट के अंदर काम करती है। एक आपने रेब का नाम सुना है क्या? RHEB, रेब प्रोटीन। एक आपकी एमटोर पाथवे के अंदर, एमटोर पाथवे नाम सुना आपने? एमटोर पाथवे के अंदर भी कुछ प्रोटीन काम में आएंगी। तो ये तीन तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए, रेन, रेब और रो।
तो रेन कहाँ पे आएगी बताओ, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के अंदर। रेब कहाँ पे आती है, वेसिकल के फ्यूजर के अंदर। और रो कहाँ पे आती है, साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट के अंदर। समझ में आ गई क्या बात। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि स्मॉल जी प्रोटीन होता है वो तो कैसा होता है, मोनोमेरिक, और लार्ज वाला कैसा होता है, हेटेरो डाइमर की तरह होता है। यहाँ पर ये प्रोटीन काम में आ रही है और यहाँ पर इस प्रकार के आइसोफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं। ये मैंने सिग्नलिंग का कुछ बेसिस बताया आपको कि इस प्रकार से आगे सिग्नलिंग चलने वाली है। समझ में आ गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, क्या बनाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सा रिसेप्टर दिख रहा है आपको, अभी देखा था ना जीपीसीआर, एक्सटर्नल लूप फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंटरनल लूप फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां तक किसी कंफ्यूजन नहीं है। एन टर्मिनस बाहर की तरफ होता है और सी टर्मिनस अंदर की तरफ होता है। इंटरनल लूप थर्ड के पास में कौन सी एक्टिविटी होती है, गैप एक्टिविटी होती है ना। ये गैप एक्टिविटी के द्वारा क्या कर सकता है, जीडीपी को जीटीपी के अंदर चेंज कर सकता है। इसी के पास में क्या होता है, जी प्रोटीन होता है, जी अल्फा बीटा और गामा। इस जी अल्फा के साथ में कौन जुड़ा हुआ होता है बताओ, जी डी पी। कौन जुड़ा हुआ है, जी डी पी। ये अभी कौन से स्टेट में है, इनएक्टिव। ये भी इनएक्टिव स्टेट में है। इनएक्टिव स्टेट में इसकी गैप एक्टिविटी एक्टिवेट नहीं होती है, ध्यान रखना। समझ में आ गई क्या बात। जब लाइगेंड आकर बाइंड करेगा ना तभी क्या होगा, गैप एक्टिविटी स्टार्ट होगी और जीडीपी को किस में चेंज किया जाएगा, जीटीपी में चेंज किया जाएगा। अभी नॉर्मल कंडीशन के अंदर सभी क्या है, ये इनएक्टिव है। क्या है ये, इनएक्टिव। फिर आगे की तरफ आपको कौन मिलेगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल। अब ये इफेक्टर मॉलिक्यूल अलग अलग मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, अलग अलग। ये तो सेम चलने वाली है कहानी। ये इफेक्टर मॉलिक्यूल आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी आपने एक नाम बताया था मैंने, एडिनाइल साइक्लेज बताया था ना, एडिनाइलेट साइक्लेज बताया था। तो यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फोस्फोलाइपेज सी बीटा हो सकता है। समझा गया ना, फोस्फोलाइपेज सी बीटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, फोस्फोलाइपेज पढ़ा दिया ना मैंने आपको। फोस्फोलाइपेज ए, फोस्फोलाइपेज A1, A2, C और D, तो कोई से भी हो सकते हैं वहां पर। समझा गया क्या बात। और यहाँ पर एडिनाइलेज साइक्लेज भी हो सकता है। तो ये फैक्टर अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। इस इफेक्टर के पास में क्या होती है, जी अल्फा बाइंडिंग साइट। क्या होती है, जी अल्फा, मतलब यहाँ पर आकर कौन बाइंड करेगा आपका, जी अल्फा। कब करेगा, जब लाइगेंड आकर बाइंड हो जाएगा ना, इधर सिग्नलिंग चलेगी ना, तो जी अल्फा ये रहा, इन बीटा और गामा का साथ छोड़कर अल्फा कहां पे आकर बाइंड करेगा, इस इफेक्टर मॉलिक्यूल के साइट के ऊपर। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई। अब ये नॉर्मल कंडीशन, अभी ये क्या है बताओ, इनएक्टिव है, क्योंकि लाइगेंड नहीं आया है, सिग्नल नहीं आया है। तो ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है। ये तीनों चीज समझ में आ गई कि आपको क्या क्या होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट बनेंगे। क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट। बहुत सारी प्रोटीन काम में आएंगे यहाँ पर। इंटरमीडिएट बनने के बाद में क्या होगा, लास्ट में जाकर क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है सभी सिग्नलिंग के अंदर, लास्ट स्टेप ऑफ एनी सिग्नलिंग, चाहे कोई सी सिग्नलिंग हो, लास्ट स्टेप क्या होने वाली है, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये क्या है आपका जीपीसीआर रिसेप्टर है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसके पास में गैप एक्टिविटी होती है। समझ में आ गई क्या, ये भी इनएक्टिव है। ये आपका क्या है, जी प्रोटीन, और जी प्रोटीन में कैसा है भी आपका, इनएक्टिव है। जी अल्फा के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, जीडीपी। तो ये भी हर सिग्नलिंग में देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया क्या, इसी कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, जाकर कुछ प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेट होंगी, क्योंकि सिग्नलिंग चलेंगे ना अंदर की तरफ। तो सिग्नलिंग चलने के बाद में लास्ट स्टेप में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कुछ प्रोटीन एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेट होंगी, और कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो क्या किसकी तरह काम करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती हैं। अब आपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ लिया ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या काम होता है बताओ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक ही काम होता है, वो जाता है न्यूक्लियस के पास में। कहां पे जाएगा, न्यूक्लियस के पास में, और न्यूक्लियस के पास में जाकर डीएनए के ऊपर बाइंड हो जाएगा। किसके ऊपर बाइंड होगा, डीएनए के ऊपर। उसको क्या मिलता है, रेस्पॉन्स एलिमेंट मिलता है। क्या मिलता है, रेस्पॉन्स एलिमेंट। तो उस रेस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाकर बाइंड हो जाएगा।
और वहां से टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 बातें याद रखनी है आपको। ये सिग्नलिंग चलने के बाद में लास्ट स्टेप क्या होगी, किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन होगा। समझ आ गई क्या? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही एक्टिवेट होता है तो एक बात याद रख लो दिमाग के अंदर, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो वो कहां पे जाएगा, सीधा न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में जाकर बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होने के बाद में वहां पर टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट जीन जानते हो ना, जो काम उसको करवाना होगा वो काम वो क्या करवा देगा, स्टार्ट करवा देगा सेल के अंदर, तो रेस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। 3 बात समझ आ गई। लास्ट स्टेप क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए पे प्रेजेंट रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में बाइंड होगा और वहां से टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड बाइंडिंग ऑन इट्स रेस्पॉन्स एलिमेंट एंड इनिशिएशन किसका होगा, ट्रांसक्रिप्शन का, मतलब टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कल्मिनेटिव। क्या बोलते हैं, कल्मिनेटिव। समझ आ गया? ये लास्ट स्टेप होती है। और सेकंड लास्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, सेकंड लास्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, बताया नहीं सर ने आपको, पेनल्टीमेट बताया था ना, पेनल्टीमेट बताया था कि नहीं बताया था ना, हम याद है कि नहीं है? सेकंड लास्ट को बोलते हैं ना, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, कुल्मिनेटिव। कहाँ पे बताया था, कौन से टॉपिक में बताया था, मोल बायोलॉजी के अंदर बताया होगा, याद नहीं आपको पेनल्टीमेट का, आपको वहां पे बताया होगा, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर बताया होगा शायद। बताया था, बताया था, आपको याद नहीं है? अभी लास्ट लास्ट वाले टॉपिक कौन सा पढ़ाया था आपको मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन सा करवाया था, मेटाबॉलिज्म से पहले? तो आपको शुगर वगैरह अमीनो एसिड नहीं बताया आपको, पेनल्टीमेट बताया था ना, वो आपको जब सुक्रोज वगैरह की, ग्लूकोज वगैरह की स्ट्रक्चर बताई थी, वहां पे बताया होगा आपको, आपको याद नहीं है? समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई आपको, कैसे कि मॉलिक्यूल होंगे, किस प्रकार से काम होने वाला है आगे? इसमें किसी कंफ्यूजन है तो बताओ मेरे को। ये रिएक्शन आगे चलने वाली है, याद रखना है इनको। ये जीपीसीआर है, कहां पर इसके पास में गैप एक्टिविटी होती है, गैप एक्टिविटी क्या करती है, जीडीपी को, क्वेश्चन में जीटीपी से जीडीपी लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। गैप एक्टिविटी जीडीपी को जीटीपी में और जी अल्फा जीटीपी को जीडीपी में चेंज करती है। यहाँ पर गैप एक्टिविटी होती है और यहाँ पर जीटीपी एक्टिविटी होती है। दोनों बात समझ आ गई क्या? फिर आगे की तरफ कौन है, कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल है, ये अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर इसके पास में हमेशा क्या होती है, जी अल्फा की बाइंडिंग साइट होती है, तो यहाँ पर आकर जी अल्फा बाइंड हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। फिर आगे की तरफ कुछ प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और लास्ट में जाकर क्या होगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा देगा। समझ में आ गई क्या? अब देखो ये सिग्नलिंग आपको आधी समझ में आ जाएगी वैसे ही बिना देखे ही। अपन पढ़ने वाले हैं जीपीसीआर की पीके सिग्नलिंग, प्रोटीन काइनेज ए। यहाँ ये वाली सिग्नलिंग समझ में आई कि नहीं आई? ये स्टार्टिंग वाला देखो आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है ये, क्योंकि रिसेप्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेगा ना पोलर सिग्नल के लिए, तो ये हमेशा क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ वैसे करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वैसे बाइंड करवाओगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यदि इस प्रकार से आप बनाओगे, इस प्रकार से यदि रिसेप्टर बनाते हो आप, तो आपको लाइगेंड को यहाँ पे बाइंड करवाना पड़ेगा। और यदि आप इस प्रकार से सीधा बनाते हो ऐसे, तो यहाँ पर बाइंड करवाना पड़ेगा ऐसे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई आपको? दोनों चीजें याद रखनी है। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहां पर क्या प्रेजेंट है आपका, जीपीसीआर। अब ये गैप एक्टिविटी आपको पता है किसके पास में होती है, इंट्रिंसिक लूप थर्ड के पास में होती है। और इस गैप एक्टिविटी के द्वारा क्या होता है, जीडीपी को जीटीपी के अंदर चेंज किया जाएगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिव,
ये छुपी हुई है अंदर की तरफ, मास का नहीं है एक्टिविटी, अंदर की तरफ क्या है, छुपी हुई है। जैसे ये पेन है, इसके अंदर ऐसे छुपा हुआ है, तो लाइगेंड आएगा तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, ये बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं आया? अब देखो लाइगेंड आ गया है। अब या तो आप इस प्रकार से बना लो इस लाइगेंड को, या फिर इस प्रकार से नहीं बनाते हो तो रिसेप्टर को यदि आप ऐसे बनाते हो, ऐसे, तो आपको लाइगेंड कहाँ पे बाइंड करवाना पड़ेगा, यहाँ पर। बोलो समझ में आ गई क्या बात आपको? समझ में आ गया? तो लाइगेंड ऐसे भी बाइंड हो सकता है। समझ में आ गया? लाइगेंड आकर बाइंड हो गया है। अब बाइंड होने के बाद में क्या होगा, इसकी जो जीईएफ एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। और ये क्या काम करता है, फिर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये कैसा था, इनएक्टिव। जैसे ही लाइगेंड आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में ये कहां पे जाता है, जी प्रोटीन के पास में। अब जी प्रोटीन के पास में आपको पता है पहले से क्या क्या होता है, जी अल्फा के पास में क्या होता है, जीडीपी, ये बीटा और गामा। अब गेफ एक्टिविटी इसकी क्या हो गई है, एक्सपोज हो गई है। किसकी वजह से हो गई है, क्योंकि लाइगेंड आ गया है। एक्सपोज होने के बाद में ये एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हो गया तो कहां पे जाएगा, इसे जी अल्फा की जीडीपी के पास में जाता है। और क्या करवाएगा, इसे जीडीपी को किस में चेंज करवाएगा, किस में करवाएगा, जीटीपी में करवाएगा ना, एक्टिव हो गया ना ये, तो जीडीपी को इसमें चेंज करवाएगा, जीटीपी में। अब जैसे ही ये जीटीपी में चेंज होता है, जी अल्फा वाला जीडीपी, तो ये बीटा और गामा का साथ छोड़ देता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? जैसे ही लाइगेंड आएगा, गेफ एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो जी प्रोटीन के पास में पाई जाने वाली जो जी अल्फा जीडीपी है वो किस में चेंज हो जाएगी, जी अल्फा जीटीपी के अंदर। जिससे क्या होगा, बीटा और गामा यहां से क्या हो जाएंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी। अभी देखो जी बीटा और जी गामा आपको कहां पे दिख रही है, मेम्ब्रेन पे ही है ना, ये मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड है। मतलब ये फिर आगे दूसरी सिग्नलिंग के अंदर काम करती हैं, कोई अदर सिग्नलिंग होगी ना वहां पर काम करती हैं। अभी सिर्फ अपन को मतलब किससे है, जी अल्फा जीटीपी से। अब ये जीटीपी कैसे है पता लग गया ना आपको। अब ये जी अल्फा जीटीपी कहां पर जाकर बाइंड करेगा, इसकी साइट कहां है, इफेक्टर के पास में है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखा था इफेक्टर के पास में, देखो ये रहा इफेक्टर, और इसके पास में क्या है, जी अल्फा की बाइंडिंग साइट है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये इनएक्टिव। अब जी अल्फा के पास में क्या कौन शक्ति आ गई है, जीटीपी की, तो ये जाकर यहां पर बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर गया। इफेक्टर का नाम देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, एसी, अभी नाम बताया था, एडिनाइल साइक्लेज, ये इफेक्टर है। ये इफेक्टर के नाम आपको याद रखने हैं ना, कि कौन सी सिग्नलिंग में कौन सा इफेक्टर काम में आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब ये इफेक्टर कौन सा है बताओ, एडिनाइल साइक्लेज है। और इसका काम क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करना। अभी बताया था ना पीछे, अरे साइक्लिक एमपी बनाया था ना आपने, एटीपी से साइक्लिक एमपी बनाया था, तो किसके द्वारा बनाया था आपने, एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा ही तो बनाया था। याद है कि नहीं है, वापस से बताऊं। ये देखो, ये आपके पास में क्या था, एटीपी। इस एटीपी से आपने क्या बनाया, साइक्लिक एमपी। ये सेकेंडरी मैसेंजर ही तो है, किसके द्वारा बनाया, एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा। तो इसी प्रकार ये क्या बन गया है आपका, ये आपका क्या है, इफेक्टर मॉलिक्यूल, नाम क्या है, एडिनाइल साइक्लेज। तो ये जी अल्फा जीटीपी की फॉर्म में आकर यहाँ पर क्या हो गया, बाइंड हो गया है। अब ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को किस में चेंज करता है, साइक्लिक एमपी में, क्योंकि इसका काम ही क्या है, तो करवाया था ना भी आपने, एटीपी से क्या करवाया है, साइक्लिक एमपी बनवा दिया, ये साइक्लिक एमपी बन गया। यहां तक किसी की प्रॉब्लम है क्या, मेरे को बताओ। क्या क्या हुआ, लाइगेंड जैसे आकर बाइंड हुआ तो गैफ एक्टिविटी क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई। गैफ एक्टिविटी के द्वारा क्या हुआ, जो जी अल्फा जीडीपी है वो जी अल्फा जीटीपी के अंदर चेंज हो गई, और जी अल्फा जीटीपी जाकर कहां पे बाइंड हो गई, इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास में। इफेक्टर मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एडिनाइल साइक्लेज। और ये क्या काम करता है, सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज कर देगा। यहां तक किसी का कंफ्यूजन नहीं है। अब सेल के अंदर आपके पास में क्या पड़ा हुआ है पहले से, प्रोटीन काइनेज ए। क्या है, प्रोटीन काइनेज ए। ये प्रोटीन काइनेज सेल के अंदर पड़ा हुआ है पहले से। इस प्रोटीन काइनेज ए में आपको
दो तो मिलती हैं रेगुलेटरी सब यूनिट, आर का मतलब क्या है, रेगुलेटरी सब यूनिट, और दो क्या है इसके पास में, कैटालाइटिक सब यूनिट, क्या है, कैटालाइटिक सब यूनिट। तो दो तो क्या है, रेगुलेटरी, और दो क्या है, कैटालाइटिक। किसके पास में है ये, प्रोटीन काइनेज ए, ये अभी इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। तो बताओ प्रोटीन काइनेज ए के पास में दो तो क्या है, रेगुलेटरी सब यूनिट है, और दो क्या है, कैटालाइटिक सब यूनिट है। अब साइक्लिक एएमपी आपने बना दिया, बनाया ना। अब ये साइक्लिक एएमपी जाकर क्या काम करता है, इस रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में जाकर बाइंड हो जाता है। प्रत्येक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में दो साइक्लिक एएमपी के मॉलिक्यूल जाकर बाइंड होते हैं। कितने करवाए हैं मैंने, दो। इसके पास में भी कितने हैं, तो प्रत्येक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में साइक्लिक एएमपी के दो मॉलिक्यूल जाकर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। बात समझ आ गई क्या आपको। तो जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी इस रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में जाकर बाइंड होते हैं, तो ये रेगुलेटरी सब यूनिट कैटालाइटिक सब यूनिट का साथ छोड़ देती है, डिसोसिएट हो जाती है यहाँ से। तो ये आपकी कैटालाइटिक साइट अलग हो गई है, और रेगुलेटरी साइट क्या हो गई है, अलग हो गई है। अब ये जो आपकी कैटालाइटिक साइट है, ये कैसी हो गई है आपकी, एक्टिव हो गई। कैसे है, एक्टिव। इसको इनएक्टिव किसने करके रखा था, रेगुलेटर ने, क्योंकि रेगुलेट कर रही थी ना इसको ये। तो इस रेगुलेटरी ने क्या कर रखा था, इस कैटालाइटिक को रेगुलेट करके रखा था। जब जैसे ही साइक्लिक एएमपी बना, तो साइक्लिक एएमपी जैसे ही इस रेगुलेटर के ऊपर आकर बाइंड करेगा, तो रेगुलेटर किसका साथ छोड़ देगी, कैटालाइटिक सब यूनिट का। अब कैटालाइटिक सब यूनिट क्या हो गई, फ्री हो गई। तो ये कैसी हो गई, अब ये एक्टिव हो गई। क्या हो गई है, एक्टिव। अब एक्टिव होने के बाद में कुछ ना कुछ काम करेगी, ये काम करेगी ना। तो ये क्या काम करती है, इस सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, क्रेब। क्या प्रोटीन का नाम क्या है, क्रेब प्रोटीन। इस क्रेब प्रोटीन का क्या करती है, ये फोस्फोराइलेशन करती है। क्या करती है, ये फोस्फोराइलेशन। तो क्रेब प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है ना। लेकिन जैसे ही आपकी कैटालाइटिक सबमिट एक्टिव होती है, किसकी वजह से हो रही है, साइक्लिक एएमपी। ये किसकी वजह से हो रहे हैं सब काम, लाइगेंड की वजह से। ये लाइगेंड की वजह से सब एक्टिव हो रहे हैं। समझ आ गए ना। तो कैटालाइटिक सब यूनिट क्या करती है, यहां पर पाई जाने वाली इनएक्टिव क्रेब को फोस्फोराइलेशन करके एक्टिव क्रेब के अंदर चेंज कर देती हैं। ये प्रोटीन का नाम है। तो जैसे ही क्रेब का क्या होता है, फोस्फोराइलेशन होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है, बताओ। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, ये मैंने क्या बनाया है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ये डीएनए है। इस डीएनए के ऊपर क्या है, ये रेस्पॉन्स एलिमेंट है। क्या है ये, रेस्पॉन्स एलिमेंट। तो इस रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में जाकर कौन बाइंड करेगा, ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन करने के बाद में यहां से क्या हो जाएगा, टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या क्या हुआ, समरी पढ़ते हैं इसकी। सबसे पहले लाइगेंड आकर क्या होगा, बाइंड करेगा। लाइगेंड आकर जैसे ही बाइंड करेगा, तो गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। गैप एक्टिविटी एक्टिव होने के बाद में ये क्या होगी, जी अल्फा की जो जीडीपी है उसको किस में चेंज करेगी, जी अल्फा की जीटीपी के अंदर। फिर ये जी अल्फा जीटीपी कहाँ पे जाएगी, इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास में, नाम क्या है, एडेनाइलेज साइक्लेज। और वहां पर क्या करती है, सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करती है। तो एटीपी से क्या बन जाएगा, साइक्लिक एएमपी बन जाएगा। सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन काइनेज ए होता है। उसके पास में दो रेगुलेटरी सबयूनिट होती हैं और दो कैटालाइटिक सबयूनिट होती हैं। जैसे ही साइक्लिक एएमपी बनता है, तो कैटालाइटिक सबयूनिट की दो मॉलिक्यूल साइक्लिक एएमपी के प्रत्येक रेगुलेटरी सबयूनिट के साथ में जाकर बाइंड हो जाएंगे, जिससे रेगुलेटरी सबयूनिट कैटालाइटिक सबयूनिट से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब ये कैटालाइटिक सबयूनिट क्या करती है, एक्टिव हो जाएगी। और ये क्या करती है बताओ, जो क्रेब प्रोटीन है इनएक्टिव थी, उसका क्या करती है, फोस्फोराइलेशन, जिससे क्रेब प्रोटीन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। अब ये क्रेब प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। तो ये कहाँ पे जाएगी, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए के ऊपर अपने रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में बाइंड हो जाएगी, और टारगेट जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं आई, समझ में आ गई सिग्नलिंग कैसे है। ये लिखा हुआ है, पढ़ो देखिए इसको।
एक एक लाइन को पढ़ना है, अर्थ समझ में आना चाहिए एक लाइन का। इसका मतलब होता है बढ़ा हुआ ना, एलिवेटेड का मतलब। क्रे प्रोटीन का नाम लिख रहेगा नीचे ना, साइक्लिक एमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। और सीआरई का मतलब क्या हो जाएगा फिर? सीआरई का मतलब क्या होता है? साइक्लिक एमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट। समझ में आ गया? पढ़ लिया क्या? समझ में आ गया क्या? जो मैंने बताया है वही लिखा हुआ है। समझ में आ गया क्या बात आपको? अब चले आगे, अब नेक्स्ट लिंक पढ़ते हैं। अब जो जी अल्फा है, उस जी अल्फा से मिलकर अपन को टाइप दे रखे हैं। कितने टाइप बता रखे हैं यहाँ पर? 4 टाइप बता रखे हैं। एक तो जी अल्फा एस, एस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेटरी, मतलब किसी को स्टिमुलेट करेगा ये जाकर। दूसरा टाइप क्या है? इनहिबिटरी। कौन सा है? इनहिबिटरी। तीसरा है जी अल्फा क्यू, क्यू का मतलब होता है फोस्फोलाइपेज सी बीटा। और एक होता है जी अल्फा टी, टी का मतलब होता है ट्रांसड्यूसिन। समझ में आ गया क्या? इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना है जी अल्फा पहले तो कौन सा होता है? एस, एस का मतलब स्टिमुलेटरी। फिर आई, आई का मतलब इनहिबिटरी। फिर क्यू, क्यू का मतलब फोस्फोलाइपेज सी बीटा। और टी, टी का मतलब ट्रांसड्यूसिन। समझ में आ गया? ये 4 होते हैं। अब सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? एस के बारे में, स्टिमुलेटरी के बारे में। स्टिमुलेटरी का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करेगा किसी को जाकर। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। अब ये आपको पूरी प्रोसेस समझाई हुई है, समझाई हुई ना आपको? ये पूरी प्रोसेस समझाई हुई है। देखो ये आपकी जी प्रोटीन है, जी अल्फा एस, एस का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्टिमुलेटरी की। तो जी अल्फा एस कौन से रूप में? जीडीपी के रूप में। ये बीटा और गामा, ये भी कौन से फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा तो गैप एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपका जीडीपी किस में चेंज हो जाएगा? जीटीपी में। और ये बीटा और गामा क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यहां तक किसी की दिक्कत नहीं है, एक्टिव हो गया। ये अपने इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास में जाएगा और वहां से क्या होगा? एटीपी को साइक्लिक एमपी में चेंज करेगा। फिर आगे आपको पता है क्या होता है? बहुत सारे काम होने वाले हैं। ये पीके क्या करता है? बहुत सारी चीजों को फोस्फोराइलेशन करेगा। बहुत सारी प्रोटीन को क्या करेगा? ये फोस्फोराइलेशन करता है। बहुत सारे चैनल को ओपन भी करवा सकता है, क्लोज भी करवा सकता है। फोस्फोराइलेशन से कोई प्रोटीन एक्टिवेट भी हो सकती है और इनएक्टिवेट भी हो सकती है, मतलब एक्टिव भी हो सकती है और इनएक्टिव भी हो सकती है। समझा गई ये बात? ऐसे जरूरी नहीं है कि हमेशा ही क्या हो? एक्टिव हो। एक्टिव भी हो सकती है और इनएक्टिव भी हो सकती है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? जी अल्फा एस की। तो आपको क्या रखना, जी अल्फा एस आता है ना तो जी अल्फा एस के लिए जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है? मैंने बताया था ना इफेक्टर मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। तो जी अल्फा एस के लिए जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा? इसको याद रखना है आपको ना। जी अल्फा एस के लिए इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या है? एडिनाइलेज साइक्लेज, एसी बोलते हैं इसको। ये जी अल्फा एस है, एस का मतलब क्या है? स्टिमुलेटरी। इसका मतलब ये किसको एक्टिवेट करेगी? एक्टिवेशन ऑफ
एडिनाइलेज साइक्लेज होगा कि नहीं होगा, बता दिया अभी कैसे होता है। और जैसे ही एडिनाइलेज साइक्लेज बनेगा तो सेकेंडरी मैसेंजर भी क्या होगा, प्रोड्यूस। इसका मतलब साइक्लिक एएमपी भी क्या होगा, सिंथेसिस होगा। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई। जी अल्फा एस की बात करेंगे तो एडिनाइलेज साइक्लेज एक्टिवेट रहेगा और साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस होगा। समझ में आ गई क्या। और इफेक्टर मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एडिनाइलेज साइक्लेज। अब इसकी सिग्नलिंग देख लेते हैं। ये इसकी सिग्नलिंग है। सिग्नलिंग बार बार वही आने वाली है, आगे जाकर कुछ चेंजमेंट हो जाएगा। अब देखो इसका एग्जांपल आपको याद क्या रखना है, जी अल्फा एस का क्या याद रखना है आपको एग्जांपल, विब्रियो कोलेरी या विब्रियो कोलेरा। यहां से क्वेश्चन आता है, अच्छे से देख रहे हैं इसको ना। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी बोल दो या विब्रियो कोलेरा बोल दो, एक ही बात है। ये किसको अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करने का काम करता है। ये मैंने एलिमेंट्री कैनाल बनाई है, क्या बनाई है, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें ये वाली सेल कौन सी होती है, एपिथेलियल सेल होती है। क्या होती है ये, एपिथेलियल सेल। अब आप कोई कॉन्टामिनेटिंग फूड वगैरह या वाटर वगैरह पी लेते हो ना, तो ये विब्रियो कोलेरी क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर एंट्री मार जाती है। समझ आ गई क्या। दूषित जल से, भोजन से, इनसे क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा, विब्रियो कोलेर। अब क्या होता है, ये विब्रियो कोलेर सपोज करो यहां पर आ गया है, ल्यूमेन में आ गया। अब इनको जाना कहां पे है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर। कहां पे जाना है, एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाएंगे तभी तो काम करेंगे ये, तभी क्या करेंगे, काम करेंगे, तभी क्या होंगे, सिग्नल आएंगे, रेस्पॉन्स आएंगे, जो भी करवाना होगा इनको वो सेल के अंदर होगा। तो इस सेल के अंदर जाना पड़ेगा इनको। तो देखो इस सेल के अंदर कैसे एंट्री मारते हैं वो देख रहे हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना है इनको, क्या करना है, अंदर जाना है। किनको, विब्रियो कोलेरा को। किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जी अल्फा एस्ट स्टिमुलेटरी का, एस का पढ़ रहे हैं। अब देखो ये विब्रियो कोलेरा क्या करता है, ये एंटीरोटॉक्सिन बनाता है। क्या बनाता है, एंटीरोटॉक्सिन। कौन सी एंटीरोटॉक्सिन बना रहा है, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन। आप इनको ए टॉक्सिन और बी टॉक्सिन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ए टॉक्सिन और बी टॉक्सिन। तो विब्रियो कोलेरा क्या करता है, एंटीरोटॉक्सिन बनाता है, एक तो ए टॉक्सिन और एक बी टॉक्सिन, या फिर ए प्रोटीन और बी प्रोटीन। अब इनको कहां पे जाना है, अंदर। विब्रियो कोलेरा को कहां पे जाना है, एपिथेलियल सेल के अंदर जाना है ना। अभी तो ये बाहर लुमियन में ही है, अंदर की तरफ जाएगा तो ये सेल बना रखी है मैंने, ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन पे कौन सा रिसेप्टर मिलेगा आपको, जीपीसीआर वाला रिसेप्टर। तो कौन सा मिलेगा, क्योंकि जीपीसीआर ही तो पढ़ रहे हैं अपन, तो ये जीपीसीआर रिसेप्टर है। इससे पहले कहानी देखो क्या होती है, इसने ए प्रोटीन बनाई, बी प्रोटीन बनाई। अब ये ए प्रोटीन क्या होती है, टॉक्सिक होती है। कैसी होती है, टॉक्सिक होती है। यही काम करती है आगे जाकर। अब ये ए प्रोटीन क्या करती है, इस सेल के अंदर की तरफ नहीं जा सकती। जो एपिथेलियल सेल्स है ना, इनके अंदर की तरफ एंटर नहीं कर सकती। कौन सी, ए टॉक्सिन। समझ में आ गई क्या बात, ये ए टॉक्सिन इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी। तो फिर क्या करती है, ये विब्रियो कोलेरा किसको बनाती है, बी प्रोटीन को, बी टॉक्सिन को बनाती है। अब ये बी प्रोटीन क्या काम करती है, यहां पर चैनल्स का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेगी, चैनल्स का फॉर्मेशन। और किसकी तरह होती है, पेंटामर की तरह। 1 2 3 4 5 कैसी होती है ये, पेंटामेरिक। कैसी होती है ये, पेंटामेरिक। तो बी ने तो क्या क्या काम किया है, चैनल का फॉर्मेशन कर दिया, पोर का फॉर्मेशन कर दिया है। अब पोर का फॉर्मेशन करते ही ये ए प्रोटीन आपकी इस एपिथेलियल सेल्स के द्वारा अंदर आ जाएगी। तो ये अंदर आ गई, ए टॉक्सिन। समझ आ गई क्या। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ए प्रोटीन को अंदर आने के लिए हेल्प कौन करती है, बी प्रोटीन। ये क्या करती है, चैनल का फॉर्मेशन या पोर का फॉर्मेशन कर देती है मेम्ब्रेन के ऊपर। ए प्रोटीन आ गई अंदर की तरफ। अब इसका काम देखेंगे, ए प्रोटीन क्या काम करती है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जीपीसीआर है। क्या है, नॉर्मल सिग्नलिंग क्या चलती है, जीपीसीआर है। इसके पास में गैप एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है। आगे की तरफ क्या है, जी प्रोटीन है, जी अल्फा, जीडीपी, बीटा और गामा होती है।
आगे की तरफ कोई क्या है, इफेक्टर मॉलिक्यूल है। इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या होता है जी अल्फा एस के लिए, एडिनाइलेज साइक्लेज। क्या करता है ये, सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करता है। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये जो जी अल्फा जीटीपी है, अब कोई सिग्नल सपोज करो, कोई सिग्नल आया, क्या आएगा, कोई सिग्नल आएगा, कोई सिग्नल आएगा तो गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टार्ट। तो जीडीपी को किस में चेंज हो गया, जीटीपी में। उसके बाद में वो सिग्नल चला गया तो उस जीटीपी को वापस किस में चेंज होना पड़ेगा, जीडीपी में चेंज होना पड़ेगा ना, नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए। हमेशा तो सिग्नलिंग आपको ऑन रखनी नहीं है सेल के अंदर, तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, रेस्पॉन्स होने के बाद में। समझ आ गई क्या बात। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जी अल्फा किस में चेंज हो गई है, जीटीपी में चेंज हो गई है। अब इस जीटीपी को वापस में किस में चेंज होना होगा, नॉर्मल कंडीशन में आना होगा ना। तो ये नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही आती है, उससे पहले ये एटोक्सिन क्या काम करता है, इसको यहीं पे लॉक कर देता है। क्या कर देगा, इसको लॉक कर देगा। जी अल्फा जीटीपी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती है किसमें, जी अल्फा जीटीपी में। तो जैसे ये आती है उससे जस्ट पहले क्या करता है, ये एटोक्सिन जो अंदर की तरफ आया था ना, ये इस जी अल्फा को कौन सी स्टेट के अंदर, जीटीपी स्टेट के अंदर ही क्या कर देगा, लॉक कर देगा। और इसके ऊपर क्या कर देता है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है। एटीपी नहीं है ये, क्या है ये, एडीपी राइबोसाइलेशन। एक्टिव स्टेट ये तो है ये, जीटीपी कौन सी स्टेट होती है, एक्टिव स्टेट। तो एक्टिव स्टेट के अंदर ये क्या करता है, जी अल्फा की जीटीपी के ऊपर क्या कर देता है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है। मतलब जीटीपी से जीडीपी कौन सी एक्टिविटी के द्वारा हो रही थी, जीटीपेज एक्टिविटी के द्वारा हो रही थी ना। तो इसकी जो जीटीपेज एक्टिविटी है वो क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। जो जीटीपी से जीडीपी बना रही थी ना, वो एक्टिविटी क्या हो गई है, लॉस हो गई। किसके पास में होती है जीटीपेज एक्टिविटी, जी अल्फा के पास में। तो जीटीपी को किस में चेंज करती है, जीडीपी में। तो अब वो कर नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि जो एटोक्सिन है, उस एटोक्सिन ने जी अल्फा जीटीपी जो एक्टिव स्टेट है उसके ऊपर क्या कर दिया है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया है। तो ये परमानेंटली क्या हो गई, अब एक्टिव हो गया, क्योंकि जीटीपी के रूप में है। जीटीपी तो क्या होता है, एक्टिव ही तो होता है। तो ये परमानेंटली क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये परमानेंटली एक्टिव हो गया है, तो जीटीपी एक्टिव हो गया है। तो बताओ जीटीपी एक्टिव हो गया तो यहाँ पर जाकर बाइंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो करेगा तो साइक्लिक एम्पी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये हमेशा ही बनता रहेगा, क्योंकि हमेशा ही क्या रहेगा, एडिनाइलेज साइक्लेज क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एटोक्सिन ने जी अल्फा जीटीपी के ऊपर क्या कर दिया है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया है एक्टिव स्टेट के अंदर, जिससे कि इसकी जीटीपी एक्टिविटी क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई, और ये परमानेंट क्या हो गया, एक्टिव। तो ये भी एक्टिव रहेगा फिर। तो एक्टिव से हमेशा क्या बनता रहेगा, साइक्लिक एम्पी। और साइक्लिक एम्पी जाकर किसको एक्टिवेट कर देगा, अभी बताया था ना प्रोटीन काइनेज ए, दो तो रेगुलेटर्स मिनट और दो क्या होती हैं, कैटालाइटिंग। अब यहाँ पर ये प्रोटीन काइनेज ए बहुत सारे काम करवाता है। ये फोस्फोराइलेट करता है बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। अब देखो क्या क्या काम करता है ये, इस मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो पोटेशियम चैनल है, क्या है, पोटेशियम चैनल, जो पहले क्लोज होते हैं उनको क्या कर देगा, ये ओपन, क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यहाँ पर जो आपके सीएफटीआर के रिसेप्टर होते हैं, सीएफटीआर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, आपको सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई है ना। सीएफटीआर के जो चैनल होते हैं, उन सीएफटीआर के चैनल को क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा। तो क्लोराइड आयन वहां से क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो पोटेशियम भी क्या हो गए, बाहर की तरफ चले गए हैं, और क्लोराइड भी क्या हो गए हैं, बाहर की तरफ चले गए हैं। और क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पाए जाने वाले सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि एक्टिव कौन है, पीके एक्टिव रहेगा हमेशा ही। तो ये क्या करता है, पहले तो क्या करेगा, इन पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा। तो आपने सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ लिया कि पोटेशियम सेल के अंदर हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। पढ़ाया था ना मैडम ने, नहीं पढ़ाया। तो पोटेशियम क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। सीएफटीआर चैनल को भी क्या कर देगा, ये प्रोटीन काइनेज है, एक्टिव कर देगा। तो क्लोराइड आयन भी क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे। फिर क्या करता है ये,
सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर को भी क्या कर देगा, एक्टिव। तो सोडियम तो आएंगे अंदर और प्रोटॉन कहाँ पे जाएंगे, बाहर। और क्या करता है ये, एक्वापोरिन को भी क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो एक्वापोरिन के द्वारा वाटर भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो आयंस भी बाहर की तरफ चले गए हैं और वाटर भी बाहर की तरफ चले गए हैं। तो सेल के अंदर क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, क्योंकि वाटर किधर जाना पसंद करता है, जिधर आयंस होते हैं। किधर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो उधर ही क्या होता है, वाटर भी जाना पसंद करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डायरिया। क्या बोलते हैं, डायरिया। समझ में आ गई क्या, ये सिग्नलिंग समझ में आई कि नहीं आई आपको। सिग्नलिंग में आपको याद क्या रखना है, ए टॉक्सिन ने क्या किया, जी अल्फा जीटीपी का एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया है एक्टिव स्टेट के अंदर। ये वाला ये याद रखना है, ये जीटीपी है। क्या है ये, जीटीपी। समझ आ गई क्या, ये क्या हो गया है, एडीपी राइबोसाइलेशन हो गया है, जिससे ये हमेशा ही क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और ये बहुत सारी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या कर देगा, ये प्लस बाहर चले जाएंगे। इसमें इसमें क्या होते हैं, जो आयंस वगैरह होते हैं ना, वो सब बाहर की तरफ चले जाते हैं। समझेंगे ना, इनको सबको मिलाकर क्या, आयंस को मिलाकर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो जाएगा, लॉस। अब देखो ये पढ़ो, आपकी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है, वहां से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर की तरफ चले गए हैं, आयन बाहर की तरफ चले गए हैं, एक्वापोरिन के चैनल भी खुल गए हैं, वाटर भी बाहर की तरफ चला गया है। तो जो सेल के अंदर है वो पानी कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। आयंस भी क्या रहेंगे, कम। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। समझ आ गई क्या। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर, ओआरएस का घोल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ओआरएस का घोल। ओआरएस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ग्लूकोज वगैरह साल्ट वगैरह होते हैं। तो आप जैसे ही पियोगे तो कहाँ पे जाएंगे, एपिथेलियम सेल के पास में जाएंगे वापस से। और सेल के पास में यदि आयंस जाते हैं तो आयंस के साथ साथ में कौन आएगा, वाटर भी आएगा। समझ में आ गई क्या। इस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। पढ़ो, विब्रियो कोली सिंथेसाइज करता है किसको, ए बी एंटेरोटॉक्सिन को। बी फॉर्म क्या करता है, चैनल का फॉर्मेशन करता है। कहां पर, एलिमेंट्री कैनाल होती है वहां की, उसकी एपिथेलियल सेल्स को, जो होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर चैनल का फॉर्मेशन करता है कौन, बी फॉर्म एंटेरोटॉक्सिन। और कौन सी फॉर्म में, पेंटामेरी फॉर्म में। ए टॉक्सिन क्या हो जाएगी फिर, क्रॉस कर जाएगी अंदर की तरफ, किसके द्वारा, बी टॉक्सिन के द्वारा। फिर क्या होगा, एडीपी राइबोसाइलेशन होगा किसका, जी अल्फा जीटीपी का, किसके द्वारा, ए टॉक्सिन का। जिससे क्या हो जाएगी, जीटीपीज एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। लॉस ऑफ इंट्रिंसिक जीटीपीज एक्टिविटी, इसकी वजह से क्या होगा, जी अल्फा परमानेंटली क्या हो जाएगा, एक्टिव। कौन सी स्टेट में, जीटीपी के रूप में। किसके रूप में, जीटीपी के रूप में। जी अल्फा एक्टिवेट किसको करेगा, एडेनाइलेज साइक्लेज को, परमानेंटली एक्टिव रहेगा वो भी। तो क्या बनेगा फिर उससे, साइक्लिक एमपी कंटिन्यूसली बनेगा। तो क्या होगा, प्रोटीन काइनेज हमेशा एक्टिवेट रहेगा। और प्रोटीन काइनेज ये क्या करता है, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करेगा और बहुत सारे चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, परमानेंट ओपनिंग ऑफ चैनल। परमानेंट क्या रहेंगे, चैनल क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। ओपन रहेंगे तो क्या होगा, आयंस का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। एंड डिक्रीज द ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, वाटर लॉस भी हो जाएगा, किसके द्वारा, एक्वापोरिन के चैनल के द्वारा। फिर क्या होगा, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, डायरिया। इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होना ही क्या कहलाता है, डायरिया कहलाता है। सॉल्यूशन क्या है, ओआरएस का घोल देना। क्या होता है उसके अंदर, ग्लूकोज वगैरह साल्ट वगैरह होता है। किसको देंगे, पेशेंट को जिसके अंदर डायरिया हो गया है। ओआरएस सॉल्यूशन क्रिएट ऑस्मेटिक ग्रेडियंट, ये क्या बनाएगा, ऑस्मेटिक ग्रेडियंट बनाता है ना। एंड इंक्रीज, और इंक्रीज किसको करता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को, कि सेल के अंदर क्या आए, वाटर से वापस से क्या जाए, आने लग जाए साल्ट की वजह से। समझ आ गया क्या। तो ये किसकी कहानी है, जी अल्फा एस की। जी अल्फा एस में आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो एग्जाम्पल किसका आएगा,
विब्रियो कोलेरा का। किसको एक्टिवेट करता है ये परमानेंटली, किसको एक्टिव रहेगा, जी अल्फा जीटीपी का एडीपी राइबोसाइलेशन करेगा। एटीपी राइबोसन यानी एडीपी, है ना, छोटे छोटे चीजों को याद रखना है ना, ये इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा कौन सा था, इनहिबिटरी, कौन सा था, इसका मतलब ये तो इनहिबिट करेगा। यदि एक्टिव हो गया जी अल्फा आई एक्टिव हो गया तो क्या करेगा ये, जाकर इनहिबिट कर देगा किसको, इफेक्टर मॉलिक्यूल को, तो वहीं पे जाकर बाइंड होगा ना ये। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल यदि क्या हो गया है, इनहिबिट हो गया है, तो साइक्लिक एमपी बनेगा क्या, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो जी अल्फा आई, आई का मतलब क्या है, इनहिबिटरी। इसका मतलब ये क्या करता है, एडिनाइलेज साइक्लेज को क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। जी अल्फा आई यदि एक्टिवेट हो गया, एक्टिव स्टेट के अंदर आ गया, क्योंकि आपको पता है जी अल्फा जो जीटीपी वाली फॉर्म है वही क्या करती है, जाकर बाइंड करती है, क्योंकि लाइगेंड आएगा तभी तो जीटीपी के रूप में चेंज होगा ना। ये जीटीपी से किस में चेंज होगा, जीटीपी में, और ये जीटीपी में चेंज हो गया तो ये कौन सी स्टेट है, क्योंकि जी अल्फा यदि जीडीपी में होता है तब तो क्या होता है, इनएक्टिव, और यदि जी अल्फा जीटीपी में चेंज हो गया तो ये क्या हो गया, ये जीटीपी में किसकी वजह से आया है, गैप एक्टिविटी के द्वारा, किसकी वजह से आया है, और गैप एक्टिविटी किसकी वजह से आई है, लाइगेंड की वजह से। समझा कि क्या, जब लाइगेंड आकर बाइंड होगा तो गैप एक्टिविटी एक्टिवेट होगी, जी अल्फा जीडीपी किस में चेंज होगी, और जीटीपी जाकर कहां पे बाइंड करेगी, इफेक्टर मॉलिक्यूल के ऊपर। अभी इफेक्टर मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकते हैं, आपको बताया मैंने। तो जी अल्फा आई, क्योंकि ये कौन सी सबयूनिट है, इनहिबिटरी है, तो यदि ये एक्टिव हो गई तो ये जाकर किसको ब्लॉक कर देगी, एडिनाइलेज साइक्लेज को, तो साइक्लिक एमपी भी नहीं बनेगा। अब इसकी सिग्नलिंग देखते हैं। इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है किसका, बोर्डेटेला पार्टोसिस का, किसका, बोर्डेटेला पार्टोसिस का। समझ में आ गई क्या बात। तो जी अल्फा में तो किसका एग्जांपल था, विब्रियो कोलेरा का। इसके अंदर किसका याद रखना है, बोर्डेटेला पार्टोसिस बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है क्या, पार्टोसिस। क्या नाम है, पार्टोसिस सॉरी। और ये पार्टोसिस क्या करती है, जी अल्फा आई सबयूनिट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब मैं ऐसे बोल दूं कि जी अल्फा एस सबयूनिट को कौन अफेक्ट करती है, जी अल्फा एस को एटॉक्सिन करती है ना, एटॉक्सिन करती है। अब ये बोर्डेटेला पार्टोसिस बैक्टीरिया है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, पार्टोसिस टॉक्सिन, और ये किसको अफेक्ट करती है, जी अल्फा आई सबयूनिट को। अब ये सिग्नलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इसके अंदर। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका जीपीसीआर है, क्या है, जीपीसीआर। जीपीसीआर में ये क्या है, जी प्रोटीन, जीडीपी से किस में चेंज होगा, जीटीपी में चेंज होगा। ये क्या है, इफेक्टर मॉलिक्यूल, यहां पर कौन है, जे अल्फा बाइंडिंग साइट है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो पार्टोसिस टॉक्सिन होती है ये क्या काम करती है, इस जी अल्फा कौन सी फॉर्म में है, ये जीडीपी फॉर्म में, तो इस जीडीपी फॉर्म को क्या कर देती है, राइबोसाइलेशन कर देती है। देखो आपने थोड़ी देर पहले देखा था किसके बारे में, विब्रियो कोलेरा के बारे में। विब्रियो कोलेरा के अंदर एटॉक्सिन ने जी अल्फा कौन सी फॉर्म को, जीटीपी फॉर्म को क्या किया था, परमानेंट ब्लॉक कर दिया था। तो वहां पर तो एक्टिव फॉर्म थी, यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म में परमानेंट ब्लॉक कर दिया है। ये कौन सी वाली है, ये जी अल्फा आई है, इनहिबिटरी है। तो बताओ ये इनहिबिटरी है और जी अल्फा जीडीपी के रूप में ब्लॉक हो गई है, तो ये जीटीपी में चेंज होगी क्या, अब जीटीपी में चेंज नहीं होगी। तो यदि ये जीटीपी में चेंज हो जाती तो फिर ये क्या करती, यदि जीटीपी में चेंज हो जाती तो किसको ब्लॉक करती, एडिनाइलेज साइक्लेज को करती कि नहीं करती। तो साइक्लिक एमपी बनता क्या, नहीं बनता, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, जी अल्फा आई की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, आई की। तो यदि जी अल्फा आई को अपन जीडीपी के रूप में क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो जीटीपी में चेंज ही नहीं होगी, और जीटीपी में चेंज नहीं होगी तो किसको ब्लॉक नहीं कर पाएगी फिर। इसका मतलब इसको अपन ने यदि जीडीपी के अंदर क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया है, इसका मतलब एडिनाइलेज साइक्लेज क्या रहेगा,
ब्लॉक कैसे रहेगा, एक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा, एक्टिव, क्योंकि अपन ने कौन सी साइड को ब्लॉक किया है, जीडीपी वाली को। किसको किया है, जीडीपी वाली को। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जी अल्फा एस के अंदर तो अपन ने क्या करते हैं, जीटीपी को ब्लॉक करते हैं एक्टिव स्टेट के अंदर, एडी पर राइबोसाइलेशन करते हैं। जी अल्फा आई के अंदर क्या करते हैं, अब आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। यदि आई जीटीपी के रूप में चेंज हो गया, जीडीपी से किस में चेंज हो गया, जीटीपी में, तो ये आई वाली सब यूनिट है इनिबिटरी, तो ये इनिबिट करेगी किसको जाकर, एडिनाइल साइक्लेज को। लेकिन अपन यदि इसको क्या करें, जीटीपी के अंदर ही ब्लॉक कर दें, तो जीडीपी को ब्लॉक कर दिया तो जीटीपी में चेंज नहीं होगी, और जीटीपी में चेंज नहीं होगी तो किसको ब्लॉक नहीं कर पाएगी। तो यहां पर अपन ने क्या किया है, किसमें ब्लॉक कर दिया, जीडीपी के अंदर ही क्या कर दिया, इसका एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया। किसने किया है, पाइटोसिस टॉक्सिन ने। कहां से आई है ये, बोर्डेटेला पाइटोसिस से। तो बोर्डेटेला पाइटोसिस बैक्टीरिया ने एक टॉक्सिन रिलीज की जिसका नाम है पाइटोसिस, और इस पाइटोसिस टॉक्सिन ने क्या किया है, जी अल्फा जो जीडीपी है उसको क्या कर दिया है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया है। तो ये बताओ एक्टिव स्टेट या इनएक्टिव स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट में क्या कर दिया है, इसको एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया, ब्लॉक नहीं किया, एडीपी राइबोसाइलेशन कर दिया इसका। तो लॉक्ड हो गया, लॉक्ड इन जीडीपी बाउंड स्टेट, तो जीडीपी के रूप में क्या हो गया, ये लॉक्ड हो गया, तो इनएक्टिव स्टेट में है ये, तो ये एक्टिव नहीं होगा। अब एक्टिव नहीं होगा तो जीटीपी के अंदर चेंज, और जीटीपी के अंदर चेंज नहीं हुआ तो ये जाकर एडिनाइल साइक्लेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एडिनाइल साइक्लेज भी क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और एडिनाइल साइक्लेज ऑन रहता है तो एटीपी से क्या मरता है, तो साइक्लिक एमपी बनेगा, और साइक्लिक एमपी बनेगा तो आपको वोपिंग कफ हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, कफ, पाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइटोसिस। समझ में आ गया। इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क था, देखो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका इफेक्टर एक्टिव है, उसके अंदर भी इफेक्टर एक्टिव था, उसके अंदर भी साइक्लिक एमपी बन रहा था, इसके अंदर भी साइक्लिक एमपी बन रहा है। लेकिन उसके अंदर इसके अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर जीडीपी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लॉक, है ना, एडीपी राइबोसाइलेशन हो रहा है, और उसके अंदर जीटीपी के रूप में, उसके अंदर एक्टिव फॉर्म में हो रहा था, इसके अंदर, दोनों के अंदर समझ में आ गया, दोनों में फर्क समझ में आ गया। क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, इनहिबिटरी की। पढ़ो, पाइटोसिस टॉक्सिन क्या करती है, जी अल्फा का जीडीपी के रूप में क्या कर देती है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर देती है ना, जिससे कि गैप एक्टिविटी होगी नहीं ना। फिर क्या होगी, आपकी जो जी अल्फा आई है जीडीपी के अंदर ही क्या रहेगा, बना रहेगा, और ये परमानेंटली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो जी अल्फा आई आपकी जीटीपी के अंदर चेंज नहीं होगी, तो फिर क्या नहीं कर पाएगी, एडिनाइल साइक्लेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। तो आपका जो इफेक्टर है एडिनाइल साइक्लेज वो हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव, और एक्टिव रहेगा तो फिर क्या रहेगा, सिग्नलिंग चलती रहेगी आपकी, है ना, वॉफिंग कफ हो जाएगी। पैथोजन डेस्ट्रॉय सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये कहाँ पे काम करता है बताओ, और वो वाला आपका जो करा था वो कहाँ पे करा था, इंटेस्टाइन पे ना, इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट कर रहा था। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो आपकी कौन सी होती है, सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनको पैथोजन क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यदि आपकी ये सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई पैथोजन के द्वारा, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या निकालेगी, कफ निकालने की कोशिश करती है, ताकि पैथोजन को बाहर की तरफ एलिमिनेट किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि आपकी ये सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई। क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई, किसकी वजह से, पैथोजन की वजह से। तो बोर्डेटेला पाइटोसिस कहाँ पे काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, और जो आपका कोलेरा टॉक्सिन है वो कहाँ पे काम करता है, इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स है ना, किसकी, रेस्पिरेटरी, वो पैथोजन की वजह से क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए ज्यादा अमाउंट के अंदर, है ना, वाइग्रस अमाउंट के अंदर क्या होता है, म्यूकस से रिलीज होता है। समझ आ गई क्या, वोपिंग कफ, समझ में आ गई। तो ये बात है जी अल्फा एस की और जी अल्फा आएगी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, वापस से करते हैं रिवीजन। कंफ्यूजन है क्या किसी के,
याद हो गई क्या? अब चलो आगे, ये आप खुद करके आना, आपको ये खुद करना है आपको। देखो ये लाइन पढ़ो, ये लाइन बहुत काम की है, अब इसको लास्ट में बताएंगे अभी। समझ रहे हो ना? जो खुद ब्लॉक है वो दूसरे को ब्लॉक नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या ब्लॉक? और अनब्लॉक, अनब्लॉक भी नहीं कर सकते। अभी इसको लास्ट में समझाएंगे अपन, है ना। अब पढ़ते हैं अपन कौन सी, जी अल्फा टी। टी का मतलब क्या बताया था मैंने? ट्रांसड्यूसिन। और इसी को बोलते हैं अपन विजन पाथवे। क्या बोलते हैं? विजन पाथवे। अपन को दिखाई कैसे देता है वो वाली। अभी आपको बार बार क्या बनानी पड़ेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीपीसीआर है ना, तो बार बार आपको प्लाज्मा, बार बार आपको वही चीज लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले लिख दिया इनको ना। अब देखो आपके भी जो विजन पाथवे के अंदर आपको देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन सी सेल होती हैं आई के अंदर? एक तो रोड सेल और एक कॉन सेल। होती है कि नहीं होती है? ये एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? एनिमल फिजियो। यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसको। जो कौन सेल होती हैं वो कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? जो डिफरेंट टाइप को आपको कलर दिख रहे हैं ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? कौन सेल। और रोड सेल ये विजन के लिए होती हैं। क्या होती हैं? विजन के लिए। समझ आ गई क्या बात? अब विजन पाथवे अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी अपन दो कंडीशन लेके चलेंगे, जब लाइट नहीं आई तब, और एक जब लाइट आ जाए तब। दो कंडीशन होगी इसके अंदर। तो जब लाइट नहीं आएगी तो आपको दिखेगा क्या? जब लाइट ही नहीं होगी तो दिखेगा आपको? तो नहीं दिखना चाहिए। क्या स्टोरेज लाइट नहीं आ रही हो दिखने लग जाए आपको? होता है क्या कहीं? है क्या? नहीं होता ना। तो लाइट नहीं होती है ना तो विजन नहीं होता है, और जब लाइट होती है तो विजन होता है। तो अपन को दो कंडीशन लेके चलनी है, एक तो जब लाइट एब्सेंट हो और एक जब लाइट प्रेजेंट हो। तो लाइट एब्सेंट होगी तो विजन नहीं होगा, और लाइट प्रेजेंट होगी तो विजन होगा। अब अपन पहली कंडीशन ले क्या लेके चल रहे हैं? जब लाइट नहीं है, लाइट क्या है? एब्सेंट है। तो लाइट एब्सेंट है, इसका मतलब क्या होने वाला है? विजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विजन नहीं होगा। अब कैसे नहीं होता है वो देखेंगे। ये जीपीसीआर दिख रहा है आपको? इस रिसेप्टर का नाम होता है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन। ये जीपीसीआर रिसेप्टर का नाम क्या है? रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन के अंदर ऑप्सिन तो क्या होती है? प्रोटीन। क्या होती है? ऑप्सिन प्रोटीन होती है इसके अंदर, है ना। OPSIN। ऑप्सिन क्या है? प्रोटीन। और इसके अंदर क्या होता है? रेटिनल होता है। क्या होता है? रेटिनल। समझ में आ गई क्या बात? रेटिनल जानते हो ना क्या होता है? रेटिनल, रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड, तीन अलग अलग फॉर्म होती है इनके ना। तो ये जो रोडोप्सिन रिसेप्टर है आपका, जब लाइट नहीं होती है तो ये कौन सी फॉर्म में होता है आपका? सिस फॉर्म में। आपने दो फॉर्म पढ़े हुए, सिस और एक ट्रांस। तो जब लाइट नहीं होती है तो रिसेप्टर का नाम क्या है? रोडोप्सिन। जीपीसीआर रिसेप्टर है ना ये। और ये कौन सी फॉर्म में होता है? 11 सिस रेटिनल के अंदर, मतलब सिस कन्फर्मेशन के अंदर होता है। ये आगे की तरफ क्या है? जी प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको दिख रही है। कौन सी वाली है आपकी? जी वाली, टी वाली है। जो पढ़ क्या रहे हैं? ट्रांसड्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसड्यूशन। जी अल्फा एस पढ़ लिया अपन ने, जी अल्फा आई भी पढ़ लिया। अपन क्या पढ़ेंगे? जी अल्फा टी। तो जी अल्फा टी का एग्जाम्पल क्या है? विजन पाथवे। क्या है? विजन पाथवे। तो ये जीडीपी के रूप में होती है, और ये बीटा और गामा। यहां तक किसी के प्रॉब्लम नहीं है। आगे इफेक्टर मॉलिक्यूल है। इफेक्टर मॉलिक्यूल का नाम देखो, इसमें अलग है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज। अभी फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या काम करता है? कल बताया था ना आपको। फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। उधर लिख रखा है मैंने। अब ध्यान रखना, विजन पाथवे के अंदर आपका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज है। कौन है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज। इसके पास में भी क्या होती है? जी अल्फा के लिए क्या होती है? बाइंडिंग साइट होती है। तो यहाँ पर जी अल्फा आकर बाइंड करेगा। लेकिन अभी कर सकता है क्या? क्योंकि लाइगेंड ही नहीं है, विजन नहीं है ना। विजन नहीं है
लाइट नहीं है तो ये सब के सब क्या है, इनएक्टिव। ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, और ये भी क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव इसका मतलब इसका काम क्या होता है वैसे, ये काम करता है साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब लाइगेंड होता है तब, जब विजन होगा तब, मतलब जब लाइट होगी तब की बात कर रहा है। तो ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज क्या काम करता है वैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर, साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी के अंदर चेंज करता है। तो अभी अपन ने कंडीशन क्या ले रखी है, जब लाइट नहीं है तो आपका ये रोडोप्सिन रिसेप्टर भी इनएक्टिव है, जी प्रोटीन भी क्या है, इनएक्टिव है, और आपका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो भी क्या है, इनएक्टिव है। तो आपका साइक्लिक जीएमपी से क्या नहीं बनेगा, जीएमपी नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा। ये ज्यादा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि लाइगेंड नहीं है, सिग्नल नहीं है आपके पास में। साइक्लिक जीएमपी ज्यादा बनने लग गया, ज्यादा बनने लग गया, तो फिर क्या करता है ये साइक्लिक जीएमपी जो बढ़ा हुआ है, तो ये क्या काम करता है, देखो ये वाला क्या है, चैनल कौन सा है, देखो साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल है कि नहीं है। ज्यादा कौन बन रहा है, ज्यादा बन रहा है ना, ये साइक्लिक जीएमपी जाकर यहाँ पर बाइंड हो जाता है। तो ये कौन से चैनल है, ये साइक्लिक जीएमपी गेटेड। तो साइक्लिक जीएमपी जैसे ही जाकर बाइंड होगा तो सोडियम अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको पता है रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, -70 होता है। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, होता है कि नहीं होता है। अब सोडियम अंदर की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ गया तो नेगेटिव चार्ज घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो -70 से -60 पे आएगा, -50 पे, -55 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, -55 पे। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। तो जब सेल के पास में कोई सिग्नल नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन। और ओपन होने की वजह से क्या होता है, आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। -70 से कितने पे आ जाएगा, -55 पे। इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए ना अंदर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, कम होंगे। तो -70 से कितने पे आ जाएगा, -55 पे आ गया, आ गया। यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, लीकी पोटेशियम चैनल। अभी तो लीकी है तो थोड़ा बहुत तो पोटेशियम बाहर की तरफ निकलता रहेगा। लीकी का मतलब जानते हो ना, छेद हो रखे हैं पहले से, है ना, छिद्र है। तो लीकी पोटेशियम चैनल है, तो पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम चैनल भी प्रेजेंट है। कौन से वाले, वोल्टेज गेटेड, मतलब वोल्टेज के अंदर जैसे चेंज होगा तो ये ओपन क्लोज होते रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, -70 से कितने पे आ गया। जैसे ही आपका डीपोलराइजेशन होगा, मेम्ब्रेन के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, वोल्टेज के अंदर चेंज आएगा। तो ये क्या काम करते हैं, इस कैल्शियम चैनल को क्या कर देते हैं, ओपन। देखो ये -70 पे तो क्या रहेगा, क्लोज रहता है, कौन, कैल्शियम चैनल। लेकिन जैसे ही वोल्टेज में चेंज हुआ तो ये आपके कैल्शियम चैनल क्या हो गए हैं, ओपन हो गए। क्या हो गए, ओपन। और ओपन होते ही कैल्शियम बाहर से कहां पे आ जाएगा, अंदर। समझ में आ गई क्या, यही इंपॉर्टेंट कहानी है इसकी। जैसे ही आपका -70 से -55 मिलीवोल्ट चेंज हुआ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे डीपोलराइजेशन हुआ तो जो आपके कैल्शियम है वो बाहर से कहां पे आ जाएंगे, सेल्स के अंदर आ जाएंगे। अब सेल्स के अंदर आ गई कैल्शियम। अब जो कैल्शियम जब अंदर आ जाते हैं तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहीं पे आपके क्या पा जाते हैं, वैसाइकल पा जाते हैं। क्या पा जाते हैं, वैसाइकल। क्योंकि आपको बताइए कैल्शियम क्या काम करवाते हैं, आपने पढ़ा होगा सी एच एन का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजिंग पढ़ा है ना आपने। तो कैल्शियम क्या काम करवाते हैं, ईआर के अंदर होते हैं ना कैल्शियम, IP3 जाता है, IP3 जाकर क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करवाता है। तो ईआर में जो पाए जाने वाले कैल्शियम वो बाहर की तरफ आते हैं और क्या करवाते हैं, एक्सोसाइटोसिस करवाते हैं। याद है कि नहीं, आपको पढ़ाया होगा। तो ये कैल्शियम बढ़ गया, इसका मतलब क्या होंगे, एक्सोसाइटोसिस होगा। वहां पर भी तो आपको ग्रेन्यूल बताए थे ना सर ने, ग्रेन्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस, डंप कर जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ में, फ्यूज कर जाएंगे। तो ये वैसाइकल है। जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा तो ये वैसाइकल किसके हैं बताओ, ये वैसाइकल ग्लूटामेट भरा हुआ है इसके अंदर। क्या है, ग्लूटामेट है। क्या है ये,
न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो आप, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट मैंने बताया था अभी कल आपको। ग्लूटामेट क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। किसको ओपन करता है? सोडियम चैनल को, और तो अभी तो कैल्शियम चैनल याद रखो ना। तो ग्लूटामेट है, ये क्या इस एक किस प्रकार का है? ये न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से प्रकार का? एक्साइटेटरी। अब ये जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा सेल के अंदर, तो कैल्शियम बढ़ा हुआ क्या करेगा? इस वेसाइकल को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करवा देगा, मतलब एक्सोसाइटोसिस करवा देगा। समझ आ गया क्या? तो ये वेसाइकल आकर कहाँ पे फ्यूज हो जाएंगी? मेम्ब्रेन के साथ में। तो ये ग्लूटामेट आपका बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, और जैसे रिलीज होता है तो ये क्या कर देता है? विजन को ब्लॉक कर देता है। दिखाई देना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये सब के सब काम किसकी वजह से हुए हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होने वाले चेंज की वजह से। कैल्शियम जैसे अंदर आएगा तो ये एक्सोसाइटोसिस करवाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये क्लोज रहता है। समझ आ गई क्या बात आपको? ये तो किसका है? जब लाइट नहीं आती है तो क्या क्या हुआ देखो। जब लाइट नहीं आएगी तो जो आपका रोडोप्सिन है वो कौन सी कन्फर्मेशन के अंदर रहेगा? सिस के अंदर। क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से ध्यान रखना ना। सिस कन्फर्मेशन के अंदर रहेगा। जो आपका जी प्रोटीन है वो भी क्या रहेगा? इनएक्टिव रहेगा। और जो आपका इफेक्टर है वो भी क्या रहेगा? इनएक्टिव। अब इफेक्टर इनएक्टिव है, इसका मतलब साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साइक्लिक जीएमपी क्या काम करता है? साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल को क्या कर देता है? ओपन। ओपन करते ही सोडियम अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो -70 मिलीवोल्ट से माइनस, तो रेस्टिंग पोटेंशियल से कहाँ पे आ गए अपन? डीपोलराइजेशन कंडीशन में। तो डीपोलराइजेशन कंडीशन में जैसे ही आएंगे तो आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, क्योंकि -70 पे तो क्या रहते हैं? ये बंद रहेंगे। लेकिन जैसे ही चेंज आएगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो ये आपके कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन। और ओपन होते ही क्या करवा देते हैं? एक्सोसाइटोसिस करवा देते हैं। अंदर की तरफ वेसाइकल किसके हैं? ग्लूटामेट के। तो ग्लूटामेट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में आकर फ्यूज करेगा, जिससे ग्लूटामेट बाहर की तरफ आएंगे, और ये ग्लूटामेट क्या करते हैं? विजन को ब्लॉक कर देते हैं। समझ में आ गई क्या? ये कंडीशन कब की है? जब लाइट नहीं है। अब जब लाइट होती है तो आपको सबको पता है क्या क्या होने वाले हैं। यहाँ तक तो पता है, यहाँ तक क्या होने वाला है? देखो, जब लाइट आएगी तो जो आपके 11 सिस रेटिनल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इस ट्रांस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? ट्रांस। तो सिस फॉर्म से किस में चेंज हो जाएंगे? ट्रांस में। जैसे चेंज होंगे तो गैप एक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो जी अल्फा जो टी वाला है वो जीटीपी से किस में चेंज हो जाएगा? जीटीपी में। जीटीपी जाकर बाइंड होगा। इफेक्टर मॉलिक्यूल का नाम क्या है? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। और ये साइक्लिक एमपी से क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? अब इस जीएमपी की कंसंट्रेशन क्या होगी बताओ? बढ़ेगी। क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपका क्या है? लाइट आ गई है। जैसे ही जीएमपी बढ़ेगा तो पहले तो क्या करवाता है जीएमपी? सोडियम चैनल को क्या करवा देगा? बंद करवा देगा। तो ये तो लीकी वाले, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो जो आपका -70 है, अब आपके लीकी कौन से चैनल है? ये पोटेशियम। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो -70 तो अभी क्या बताया था आपको? -70 क्या होता है? और -90 को क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा आ गई है और पॉजिटिव क्या हो गए हैं? बाहर की तरफ हो गए। तो -70 से -90 हाइपर पोलराइजेशन। आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है, तो डीपोलराइजेशन और एक हाइपर पोलराइजेशन। तो जैसे हाइपर पोलराइजेशन होता है तो आपके जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और ये आपको पता है जब कैल्शियम चैनल बंद हो गए हैं तो एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी, तो वेसाइकल वैसे की वैसे रहेंगी, फ्यूजन नहीं होगी, तो ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा, तो विजन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो आपको क्लियर विजन दिख जाएगी। समझ आएगी क्या? एक कंडीशन याद रख लो, दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बताओ, कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो ये स्टेप भी पढ़ लो इसकी, जब लाइट आती है तब की बात है ना ये स्टेप।
आ गया समझ में? समझ में आ गया? क्या हो रहा है, पहले जब लाइट आएगी तो कंफर्मेशन होगा, तो क्या होगा, सिस किस में बदलेगा, ट्रांस के अंदर बदलेगा। एक्टिवेशन किसका होगा, जी अल्फा टी का, ट्रांसड्यूशन है ये ना। बाइंडिंग ऑफ जी अल्फा टी किसके साथ में, फॉस्फोएस्टरेज के साथ में, जिससे क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी क्या हो जाएगा, कम, और इंक्रीज कौन हो जाएगा, जीएमपी। जिससे क्या हो जाएंगे, सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और पोटेशियम चैनल आपकी लीकी है ही, तो -70 से कहाँ पे चले जाएंगे, -90 पे। तो क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन। जैसे हाइपरपोलराइजेशन होता है तो आपके कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज। और कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो एक्सोसाइटोसिस नहीं होगी। तो ग्लूटामेट होते हैं जो वेसाइकल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में आकर फ्यूज नहीं करेंगे, और फ्यूज नहीं करेंगे तो आपका ग्लूटामेट बाहर की तरफ नहीं आएगा, जिससे कि विजन को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, आपको क्लियर विजन दिखाई देने लग जाएगा। समझ में आ गई क्या बात? अब आपके 2 स्लाइड बच गई, एक तो वो ब्लॉकिंग वाला और एक ये वाला। देखो एक लास्ट स्लाइड और बच गई है, साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट। अभी आपको प्रोटीन बताई थी, कौन सी बताई थी, साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट के अंदर कौन सी प्रोटीन काम में आती है, रो प्रोटीन बताई थी ना मैंने अभी। कैसी होती है ये, मोनोमेरिक। कैसी होती है, स्मॉल जी प्रोटीन का ही तो होता है पार्ट। ये देखो ये रही रो प्रोटीन, दिख रही। अब क्या हो रहा है देखो इसके अंदर, साइटोस्केलेटन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ये क्या है, जीपीसीआर। क्या है, जीपीसीआर। कौन आकर बाइंड हुआ, लाइगेंड आकर बाइंड हुआ ना। तो क्या होगा, गैप एक्टिविटी एक्सपोज होगी ना। एक्सपोज होने के बाद में जी अल्फा जीटीपी से किस में चेंज होगा, जीटीपी में। जीटीपी जाकर कहाँ पे बाइंड करता है आपका, इफेक्टर मॉलिक्यूल। इफेक्टर मॉलिक्यूल देखो क्या है इसका, फोस्फोलाइपेज सी बीटा। क्या नाम है, फोस्फोलाइपेज सी बीटा। फोस्फोलाइपेज सी बीटा इफेक्टर मॉलिक्यूल आपको याद रखना है ना, कंफ्यूजन इसी में होगा। जी अल्फा क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है, जीटीपी के अंदर आ गया, तो ये जाकर इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ में जाकर बाइंड हो जाएगा, जिसका नाम है पीएलसी बीटा। अब ये जो पीएलसी बीटा है देखो ये क्या काम करता है, ये पीआईपी2 को क्लीव करता है किसके अंदर, IP3 और डेक के अंदर। अब इन दोनों की कहानी मैंने बता रखी है आपको। जो IP3 होता है वो पोलर होता है, तो ये मेम्ब्रेन से निकल के कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर आ जाता है। जबकि जो डेक होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर ही बाउंड रहता है। इस प्रकार से आप देखते हो ना, ये वाला लिपिड बाइलेयर है ना ये, तो ये तो है पोलर हेड, इसको क्या बोलते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल होती है ना, वो वाला। तो ध्यान रखना IP3 क्या करेगा, अंदर की तरफ आएगा सेल के अंदर, तो हमेशा ही अंदर की तरफ आता है। और ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में सी अर्चिन का फर्टिलाइजिंग पढ़ा है, वहां पे देखा होगा आपने, देखा ना आपने, वहां पे यही काम में आता है ना। PIP2 को किस में चेंज किया जाता है, IP3 और डेक के अंदर। अब ये डेक तो अलग काम करता है, इसकी कहानी अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। अब ये IP3 क्या काम करता है, मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आएगा। और जो ER है, ER क्या होता है, कैल्शियम का रिजर्वायर होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको क्या मिलते हैं, कैल्शियम देखने को मिलते हैं। तो ER और माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम का रिजर्वायर होता है। तो ER के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, कैल्शियम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कैल्शियम। और ये कैल्शियम के क्या है, चैनल है। क्या है, चैनल। अब जैसे ये लाइगेंड आकर बाइंड हो गया तो सभी क्या हो गए, ये एक्टिव हो गए हैं। तो एक्टिव हो गया तो आपका IP3 भी क्या हो गया है, बन गया ना। किससे बना है, PIP2 से। तो PIP2 से जब IP3 बनता है तो IP3 आता है मेम्ब्रेन से निकल कर कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर। और यहाँ पर क्या है, ER के ऊपर क्या है आपके
कैल्शियम चैनल, तो यहाँ पर आकर ये बाइंड हो गया, हो गया। IP3 जैसे यहाँ पर आकर बाइंड होता है तो कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन। तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर भरा पड़ा है जो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर। अब कैल्शियम बाहर की तरफ आ गया है तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन कहाँ पे बढ़ गई है, साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ गई, बढ़ जाएगी ना। अब कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम क्या काम करता है, एक प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है जिसका नाम है कालमोडुलिन। ये बहुत बार पढ़ोगे आप ये प्रोटीन, समझोगे ना, कालमोडुलिन। और कौन सी होती है वैसे, कालनेक्सिन, काल रेटिकुलिन, है ना, ये होती है ना। तो ये कैल्शियम जैसे ही बाहर की तरफ आएगा ER से, किसकी वजह से आया ये, IP3 की वजह से। IP3 किसकी वजह से बना है, PIP2 की वजह से। PIP2 किसकी वजह से आया है, आपका G अल्फा GTP की वजह से। और GTP कैसे हुआ है, गैप की वजह से। और गैप एक्टिवेट कैसे हुआ है, लाइगेंड की वजह से। समझ में आ गई क्या बात। तो जैसे ये कैल्शियम बाहर की तरफ आता है तो बढ़ी हुई कैल्शियम की कंसंट्रेशन से एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम क्या है, कालमोडुलिन। क्या नाम है, कालमोडुलिन। इसके साथ में ये कैल्शियम आकर बाइंड हो जाता है। कालमोडुलिन आगे जाकर किसको एक्टिवेट करवाती है, केम काइनेज को। किसको एक्टिवेट करवाती है, केम काइनेज। ये काइनेज है, ये केम काइनेज एक्टिवेट हो गया। अब ये केम काइनेज आगे जाकर फिर किसको एक्टिवेट करवाता है, ROGEF। इसका मतलब इसके पास भी गैप एक्टिविटी है, रो गैप को एक्टिवेट करवाता है। फिर ये जाकर किसको एक्टिवेट करवाता है, एक प्रोटीन का जिसका नाम है रो। अभी रो प्रोटीन देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये तो क्या करवाती है, रीअरेंजमेंट करवाने का काम करती है। तो कैल्शियम जाकर किसके साथ में बाइंड होगा, कालमोडुलिन। कालमोडुलिन एक्टिवेट करती है केम काइनेज को, केम काइनेज करती है किसको, रो गैप को। और रो गैप किसको करती है, रो को। अब रो एक्टिवेट हो गई क्योंकि इसकी गैप एक्टिविटी आ गई तो इसके पास में GTP आ गया होगा। तो ये किसको एक्टिवेट करती है, रोक प्रोटीन को। किसको, रोक प्रोटीन। और ये रोक प्रोटीन क्या करवाती है, रीअरेंजमेंट करवाती है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। किसका करवाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। यो रोक प्रोटीन होती है, ये रोक प्रोटीन किसको एक्टिवेट करवाती है, एक लिम काइनेज को। तो ये भी काइनेज है। तो काइनेज का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन करने का काम होता है। समझ आ गई क्या। तो रो ने किसको एक्टिवेट किया, रोक को। रोक ने किसको एक्टिवेट किया, लिम काइनेज को। अब ये लिम काइनेज क्या काम करता है, यहाँ पर दो प्रोटीन होती है, एक तो कोफिलिन और एक होती है प्रोफिलिन। ये जब टॉपिक आएगा ना आपका साइटोस्केलेटन वाला, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह माइक्रोफिलामेंट आपको पढ़ाएंगे तो ये सब प्रोटीन आने वाली है वहां पर, है ना। ये डीपोलराइजेशन करवाती है, कोई रीपोलराइजेशन करवाती है, कोई क्या करवाती है ना। तो वहां पे सब अपन काम देखने वाले हैं। अब ये आपको याद रखना है कि रो ने किसको एक्टिवेट किया, रोक को। और रोक ने किसको एक्टिवेट किया, लिम काइनेज को। अभी काइनेज का मतलब फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो यहाँ पर अपने पास में दो प्रोटीन है, एक तो कोफिलिन और एक प्रोफिलिन। तो कोफिलिन के ऊपर तो क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन करता है। और प्रोफिलिन के ऊपर भी क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन करता है, क्योंकि नाम में क्या है, काइनेज। तो कोफिलिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन किया और प्रोफिलिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन किया। तो कोफिलिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करता है तब तो ये क्या कर देता है, इसको इनएक्टिव। क्या कर देता है, देखो फॉस्फोराइलेशन क्या हो गई है, प्रोटीन इनएक्टिव हो गई है। और जब प्रोफिलिन के ऊपर करता है फॉस्फोराइलेशन तो क्या हो जाती है ये, इसका मतलब फॉस्फोराइलेशन से प्रोटीन एक्टिव भी हो सकती है और इनएक्टिव भी हो सकती है। तो कोफिलिन तो क्या हो गई आपकी फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव, और प्रोफिलिन आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव। कौन कर रहा है काम, लिम काइनेज। लिम काइनेज कैसे एक्टिवेट हुआ है, रोक से। रोक कैसे एक्टिवेट हुआ है, रो से। रो कैसे एक्टिवेट हुआ है, रो गैप से, गैप से। और रो गैप किससे एक्टिवेट हुआ है, केम काइनेज। केम काइनेज से कैसे एक्टिवेट हुआ है, कालमोडुलिन से। कालमोडुलिन कैसे एक्टिवेट हुआ, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से बाहर आया है, ER से। किसके द्वारा, हाँ IP3 जो चैनल होते हैं ना कैल्शियम वाले, उनके द्वारा आया है बाहर। किसके द्वारा ओपन हुए हैं कैल्शियम चैनल, IP3 के। IP3 कैसे बना है, PIP2 से। PIP2 एक्टिवेट कैसे हुआ है,
इफेक्टर मोलिक्यूल से जी अल्फा टी के द्वारा, सॉरी जी अल्फा के द्वारा, किसके द्वारा, जी अल्फा जीटीपी के द्वारा। जी अल्फा जीटीपी कैसे एक्टिवेट हुआ है, गैप के द्वारा हुआ है ना, गैप के द्वारा। और गैप एक्टिवेट कैसे हुआ है, लाइगेंड के द्वारा। समझ में आ गई के बात, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो। आपको प्रोटीन कौन कौन सी याद रखनी है, कालमोडुलिन, केम काइनेज, रोक, लिम काइनेज। और लिम काइनेज क्या करती है, कोफिलिन को तो क्या करती है, इनएक्टिव, और प्रोफिलिन को क्या कर देती है, एक्टिव। समझेंगे ना, तो प्रोफिलिन तो होगा एक्टिव और कोफिलिन क्या होगा, इनएक्टिव। ये किसकी बात चल रही है, साइटोस्केलेटन के रीअरेंजमेंट की बात चल रही है। समझ में आ गई क्या, ये सिग्नलिंग समझ में आ गई। अब अपना एक स्लाइड और बच गया ना, हो गया, वो बीच वाला एक और बच गया ना, उसको भी अपन कंप्लीट